हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर फिजिक्स टीचर निशांत त्रिवेदी। अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसमें हम लोग के पास एक होमवर्क था। यही वो क्वेश्चन है जिसे कि आपने ट्राई किया होगा। आइए इसको प्रोसीड करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि इन द गिवन फिगर व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, सी एंड डी, बी एंड सी। तो जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में पढ़ा था कि अगर हमको ए और बी के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है तो अपने इस वेक्टर को हम along the same direction प्रोसीड करेंगे। दिस इज अवर वेक्टर ए, दिस इज अवर वेक्टर बी। सो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल जो हमको दिख रहा है वो ये दिख रहा है, मीन्स 70 डिग्री, एंड इन आवर फर्स्ट ऑप्शन इट इज 110 डिग्री। सो यू नो क्या करना है इसको, ये गलत है। Now, what is the angle between C and D? Where is your vector C? This one. Proceed in the same direction. This is C. Proceed in the same direction. This is your vector D. So C and D vectors जो हैं उनको इस फिगर में दिखा दिया गया है, और ये जो एंगल है 120 डिग्री होगा। सो हमारा गिवन ऑप्शन 60 डिग्री ये भी गलत है। B एंड C के बीच के अब ये दोनों ऑप्शन है। तो चलिए, हमारा वेक्टर B कहाँ है, ये रहा, और वेक्टर C कहाँ है, ये रहा। सो वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का एंगल ये होगा। दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर बी। क्या हमने क्या पढ़ा था कि जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल हमको फाइंड आउट करना हो तो ये जरूरी है कि उस पॉइंट के लिए वो दोनों को इनिशियल वेक्टर हों। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऊपर के डायरेक्शन में बी वेक्टर जा रहा है और लेफ्ट साइड में सी जा रहा है, यानी ये वो एंगल है बी और सी के बीच का। ऑब्वियसली ये एंगल कितना होगा बच्चों, 110 डिग्री। So the correct option will be C। ये हो गया हम लोग का कि किस तरह से हम लोग A और B के बीच का एंगल फाइंड आउट करते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है रोटेटिंग ए वेक्टर। किसी वेक्टर को रोटेट करने का क्या इफेक्ट पड़ता है। हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में पढ़ा था कि किसी वेक्टर को जब हम उसी डायरेक्शन में शिफ्ट करते हैं तो वेक्टर को शिफ्ट करने से न तो उसका मैग्नीट्यूड बदलता है और न ही उसके डायरेक्शन में किसी तरह का कोई चेंज आता है। लेकिन आज हमको शिफ्ट नहीं करना है, आज हमको उस वेक्टर को रोटेट करना है। सो क्या मतलब है इसका। जैसा कि आप देख रहे हैं कि घड़ी की दो सुइयां हैं और इनफैक्ट एक ही वेक्टर को दूसरे डायरेक्शन में आप इसे क्लॉक या एंटी क्लॉक कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। ये जो लेंथ ऑफ द गिवन वेक्टर है, दिस इज, ये जो लेंथ है ये क्या है, व्हाट इज दिस। So the length of the given vector gives the magnitude of the vector, and arrow shows its direction. So ये जो वेक्टर है और ये वेक्टर है, ये दोनों की लेंथ तो सेम है, कॉमन है। इट मींस कि मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर का सेम हुआ। तो कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है बच्चों कि जब भी हम किसी वेक्टर को रोटेट करते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं आता है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसकी प्रीवियस डायरेक्शन ये थी जिसमें कि ये वेक्टर गिवन था, हमने इसको रोटेट किया एक सर्टेन एंगल पर और रिजल्टेंट वेक्टर हमारा, फाइनल वेक्टर हमारा ये हुआ। तो कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि जब भी हम किसी वेक्टर को रोटेट करते हैं तो उस स्थिति में मैग्नीट्यूड में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उस वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अगला टॉपिक है बच्चों हम लोग का मल्टीप्लीकेशन बाय ए नंबर। जब किसी वेक्टर को आप किसी स्केलर यानी कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। आप सोचिए कि ये आपके पास एक वेक्टर है ए और आपके इस वेक्टर में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि वेक्टर 2a हो गया। सो वेक्टर 2a मींस डायरेक्शन रिमेन सेम, वेयर एज मैग्नीट्यूड इज इंक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स। दिस इज योर मैग्नीट्यूड विच इज इंक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स। पहले ये a था, अब ये 2a हो गया है। अगले केस में आप देख रहे हैं कि एक वेक्टर है, उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई किया गया है। आप इसे लिख सकते हैं कि वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड में किससे मल्टीप्लाई किया गया है, 1/2 से। तो जब 2 से आपने मल्टीप्लाई किया था तो मैग्नीट्यूड डबल हो गया था। जब आपने 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीट्यूड हाफ हो गया। इट मींस कि मैग्नीट्यूड कैन इंक्रीजेज एज वेल एज डिक्रीजेज आल्सो। इट डिपेंड्स अपॉन दैट फैक्टर कि आप मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं। ऑब्वियसली आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो मैग्नीट्यूड इंक्रीजेज बाय 3 टाइम्स। 1/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड डिक्रीजेस, बिकम्स 1/3। सो मैग्नीट्यूड का बढ़ना या घटना इस बात पे डिपेंड करता है कि आप किस नंबर से अपने वेक्टर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं
कि मल्टीप्लाई हम चाहे जिस भी नंबर से कर रहे हो, एरो रिमेन्स इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि वेक्टर के डायरेक्शन में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आ रहा है। दूसरी एक फिगर आप देख रहे होंगे कि ए में -1 से मल्टीप्लाई किया गया, तो ए में जब आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या मतलब है कि मैग्नीट्यूड तो 1 टाइम्स यानी कि सेम रह गया, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि आपका वेक्टर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कैन चेंज। पहले ऑप्शन में आपने देखा कि मैग्नीट्यूड बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। दूसरे ऑप्शन में आपने देखा कि अगर हम माइनस टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डायरेक्शन अपोजिट हो जा रही है। माय डियर स्टूडेंट्स, कंक्लूड अगर हम करें तो जब भी हम किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, कैन इंक्रीज और डिक्रीज ऑल्सो, और डायरेक्शन चेंज हो सकता है। डायरेक्शन चेंज होने से मतलब है कि माइनस से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नेगेटिव डायरेक्शन में हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, यही इसका मतलब है। चलिए इस प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते हैं और इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि द आर्बिट्ररी नंबर -2 इज मल्टीप्लाइड विथ वेक्टर ए, देन आपके पास एक वेक्टर है और उसमें आप -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड डबल होता है। अगर आप -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड डबल होने के साथ साथ उसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जा रही है। सो फर्स्ट ऑप्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर विल बी डबल एंड डायरेक्शन विल बी सेम। नो, मैग्नीट्यूड ऑफ डबल एंड डायरेक्शन विल बी अपोजिट। यस, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। गलत बात है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, नन ऑफ द अबव। सही जवाब क्या आ रहा है बच्चों? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर विल बी डबल्ड एंड डायरेक्शन विल बी अपोजिट। डायरेक्शन अपोजिट क्यों हो रहा है? क्योंकि आप माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, कंक्लूजन, अगर हम कंक्लूजन की तरफ चलेंगे तो हम ये पाएंगे कि जब भी किसी वेक्टर में आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका मैग्नीट्यूड उतना टाइम्स हो जाता है। आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हाफ हो गया, आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डबल हो गया, लेकिन अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाती है। सो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम चले, टॉपिक की तरफ। तो हमारे पास हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेक्टर। बहुत सारे वेक्टर होते हैं, वेक्टर के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। पहला टाइप जो हम पढ़ रहे हैं वो है जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। चलिए इसकी डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन हमारे पास है कि वेक्टर विल बी जीरो व्हेन नो स्पेसिफिक सेंस ऑफ डायरेक्शन। इट मींस व्हाट? कि एक वेक्टर है जिसका कोई मैग्नीट्यूड ही नहीं है, मैग्नीट्यूड जीरो है, उसको हम जीरो वेक्टर बोलेंगे। अब सवाल उठता है कि अगर वो जीरो वेक्टर है तो उसको पढ़ने की जरूरत क्या है? तो चलिए इसको इस डायग्राम से हम देखते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर 10 न्यूटन का फोर्स लेफ्ट टू राइट एक्ट कर रहा है एंड सेम ऑब्जेक्ट पे राइट टू लेफ्ट एक और फोर्स अप्लाई किया जा रहा है जिसका मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। इट मींस व्हाट? बोथ द फोर्सेस विल कैंसिल ईच अदर। दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, नेट फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे जीरो हो गया। तो जब भी ये जीरो हो गया, इट मींस व्हाट? हम बोलेंगे कि वो जीरो वेक्टर है। मतलब ये कि जब किसी वेक्टर में उसी वेक्टर को सबट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास जो मिलता है वो जीरो वेक्टर मिलता है। जीरो वेक्टर ऑब्टेन्ड करने के और भी, जीरो वेक्टर को हम नल वेक्टर भी बोलते हैं बच्चों, इसकी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। कोई वेक्टर है हम लोग के पास, उस वेक्टर में अगर हम जीरो वेक्टर को सम कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि हमारा वेक्टर रिमेन्स सेम। किसी वेक्टर में जब हम किसी जीरो वेक्टर में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हमको जीरो वेक्टर ही मिलेगा। जब अपने किसी वेक्टर में हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जीरो वेक्टर ही मिलेगा और जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी जीरो ही होता है। कंक्लूड करें अगर हम, तो जीरो वेक्टर को हम नल वेक्टर कहते हैं और जीरो वेक्टर का मतलब यह होता है कि किसी वेक्टर ए में माइनस ए वेक्टर को जब सम कर दें तो रिजल्टेंट जो होता है वो जीरो वेक्टर होता है। जीरो वेक्टर मतलब कि उसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगी और उसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा। अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द नल वेक्टर। नल वेक्टर जिसे कि जीरो वेक्टर भी कहते हैं, तो नल वेक्टर के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पहला ऑप्शन कि वेक्टर ए में जीरो वेक्टर को आप ऐड कर रहे हैं तो वेक्टर ए ही रहेगा, बिल्कुल सही है। ये जीरो वेक्टर में लेमडा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जीरो वेक्टर ही रहेगा, बिल्कुल सही। वेक्टर ए में जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जीरो वेक्टर मिलेगा, यानी कि सबसे सही जवाब है हमारा ऑल ऑफ दीज। चारों विकल्प
तीनों विकल्प सही हैं, इट मींस कि डी ऑप्शन सही होगा। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो अगला टॉपिक कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर से क्या मतलब है? कोलिनियर वेक्टर का मतलब होता है कि वेक्टर्स अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। अब वो स्ट्रेट लाइन किधर भी हो सकती है, किसी एक्सिस के अलोंग भी हो सकती है और एक्सियल पॉइंट पे ना होकर के इन बिटवीन भी हो सकती है। जैसे कि आपको फिगर में दिखाया गया है कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों अलोंग द सेम लाइन है। अगर आप इनको एक साथ ड्रॉ करें तो ये आपका ए और बी वेक्टर हो गया। आप कोलिनियर वेक्टर लिखते समय ये नहीं देखते हैं कि उनके मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं, बस ये देखते हैं कि वो दोनों पैरेलली एक दूसरे के साथ अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन है या नहीं। तो कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि टू वेक्टर्स acting along the same straight line or along the parallel straight line in the same direction or in the opposite direction are called collinear vectors. So अपने इस टॉपिक को हम आगे की तरफ लेके चलते हैं कोप्लानर वेक्टर की तरफ। कोप्लानर वेक्टर का क्या मतलब होता है? अपने पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है एंड दिस इज योर जेड एक्सिस। दिस रीजन इज कॉल्ड XY plane. This region is called YZ plane and this region named as XZ plane. अब इन तीनों प्लेन में आप कहीं भी ड्रॉ करें, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा एक्स एक्सिस इधर ही होगा, आप इन तीनों को एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर कोप्लानर वेक्टर की आप बात कर रहे हो तो सपोज आपके पास एक वेक्टर है ए और इस XY प्लेन में ही एक दूसरा वेक्टर है बी। आपस में ये दोनों वेक्टर आप ठीक से देखेंगे तो परपेंडिकुलर हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर हमारा टॉपिक है कोप्लानर वेक्टर। अगर हम वेक्टर ए की बात करें तो ये XY प्लेन में है, वेक्टर बी भी हमारा XY प्लेन में है, इवन वेक्टर सी भी हमारा XY प्लेन में ही है। तो ये तीनों चारों वेक्टर्स हमारे XY प्लेन में हैं। इट मींस कि ये कोप्लानर वेक्टर्स के एग्जांपल हुए। अगर हम किसी चौथे वेक्टर की बात करें, वेक्टर डी की बात करें, किसी पांचवें वेक्टर की बात करें, वेक्टर ई की बात करें, तो उनका रीजन अलग है, वो YZ प्लेन में है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर डी कोप्लानर वेक्टर है, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि वेक्टर डी और वेक्टर ई कोप्लानर वेक्टर्स हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कोप्लानर वेक्टर स्टैंड्स फॉर वेक्टर्स लाइंग इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड एज कोप्लानर वेक्टर्स। मैथमेटिकली अगर हमको रिप्रेजेंट करना हो तो मान लीजिए कि A इज इक्वल टू लिखा हुआ है 3i प्लस 4k। ये क्या है? तो ये XZ प्लेन में ये वेक्टर लाई कर रहा है। अगर आप एक दूसरा वेक्टर एज्यूम करें, वेक्टर B, और सपोज वो 6i प्लस 3k है, तो आपके दोनों ही वेक्टर XZ प्लेन में है। तो आप थ्योरेटिकली ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हो, कोप्लानर वेक्टर यहां दिखाया गया है। मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर रहे हो, कोप्लानर यहां भी दिखाया गया है। सो कोप्लानर स्टैंड्स फॉर वेक्टर लाइंग इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड एज कोप्लानर वेक्टर। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर यहां पर आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आपके वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मींस 5। आपके वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा √6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मींस √45। सो आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो कोलिनियर वेक्टर्स होंगे उनके मैग्नीट्यूड सर्टेनली एक दूसरे के इक्वल होंगे, लेकिन आप ये जरूर कह सकते हैं कि अगर वो कोप्लानर वेक्टर्स हैं, यानी कि उनका प्लेन कॉमन है, उनका रीजन कॉमन है, और इसीलिए वो कोप्लानर वेक्टर्स कहलाते हैं। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं और पैरेलल वेक्टर की तरफ लेके चलते हैं। फिगर आप देख रहे होंगे कि E और B दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड डेफिनेटली सेम नहीं है, डायरेक्शन सर्टेनली सेम है। तो दोनों के डायरेक्शन सेम है मींस व्हाट? दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। और जब भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री हो, यानी कि वो अगर सेम डायरेक्शन में हो, तो उन्हें हम पैरेलल वेक्टर कहेंगे। टू वेक्टर्स हैविंग द सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। जैसा कि लिखा हुआ है कि मैग्नीट्यूड में और में नॉट में इक्वल। दो पैरेलल वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकते हैं, सेम नहीं भी हो सकते हैं। पैरेलल वेक्टर होने के लिए थीटा का 0 होना जरूरी है, न कि मैग्नीट्यूड का सेम या डिफरेंट होना। चलिए अपने एंटी पैरेलल वेक्टर की तरफ चलते हैं। एंटी पैरेलल वेक्टर का मतलब हो गया कि उनके बीच का एंगल जो है
180 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री मींस अगर एक वेक्टर आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो दूसरा वेक्टर आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होना चाहिए, जैसा कि आपके इस फिगर में दिखाया गया है। आपका वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है, राइट टू लेफ्ट जा रहा है, और आपका वेक्टर बी लेफ्ट टू राइट जा रहा है। दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, यानी कि ये दोनों ही वेक्टर्स जो हैं वो एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे। सो ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स की डेफिनेशन हो गई। देन आफ्टर हमारे पास इक्वल वेक्टर्स है। इक्वल नाम ही है, मींस व्हाट, इक्वल वेक्टर्स मींस उनके मैग्नीट्यूड भी सेम होंगे और उनका डायरेक्शन भी सेम होगा। डेफिनेशन वाइज बात करें बच्चों तो टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। ऑफ कोर्स एंगल बिटवीन देम विल बी 0 डिग्री। फिगर में आप देख रहे हैं येलो कलर से वेक्टर ए को दिखाया गया है, जबकि ब्लूइश कलर में आपका वेक्टर बी है, और इन दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम है, मींस व्हाट, इनके बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो जब भी दो वेक्टर्स 0 डिग्री पे हो तो हम ये कहेंगे कि वो इक्वल वेक्टर्स हैं, लेकिन साथ में उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना जरूरी है। अगर केवल 0 डिग्री पर हो और मैग्नीट्यूड सेम नहीं हो, उस कंडीशन में वो पैरेलल वेक्टर कहे जाएंगे, जैसा कि हमने अपने डेफिनेशन नंबर 4 में पढ़ा है। अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि which of the following two vectors are said to be equal vectors? इक्वल वेक्टर्स की डेफिनेशन क्या है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ आर सेम। तो क्या आपके फर्स्ट ऑप्शन में मैग्नीट्यूड सेम है? नो। क्या आपके सेकंड ऑप्शन में डायरेक्शन सेम है? नो। क्या आपके थर्ड ऑप्शन में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है? यस। और आपके फोर्थ ऑप्शन में इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड येलो कलर के वेक्टर का मैग्नीट्यूड ग्रीन कलर के वेक्टर से कम है, सो ये तो इक्वल हो ही नहीं सकता है। सो करेक्ट ऑप्शन की तरफ अगर हम बढ़े तो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बोथ द वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम किसी वेक्टर को, यूनिट वेक्टर की तरफ हम चल रहे हैं, हम लोगों ने अपने पिछली क्लास में भी यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ा था कि जब किसी वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो हमको यूनिट वेक्टर मिलता है। फिगर दिखाया गया है, फिगर में ये वेक्टर ए है, और मैग्नीट्यूड में लिखने के लिए आइदर हम मॉड में लिखेंगे या हम विदाउट मॉड लिखेंगे। मींस वेक्टर ए इज डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए। इसको इन दोनों तरीकों से लिखा जा सकता है, विदाउट एन एरो और विथ मॉड। जब किसी वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो हमको उसका यूनिट वेक्टर मिलता है। यूनिट वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ती है? यूनिट वेक्टर की जरूरत पड़ती है डायरेक्शन शो करने के लिए। आप देख सकते हैं कि यहां पर सैम है जो 10 मीटर पर सेकंड से अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है। अपने पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई कैप से डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस के यूनिट वेक्टर को जे कैप से डिनोट करते हैं, और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसे के कैप से डिनोट करते हैं। So I, J and K are the unit vectors along x axis, y axis and z axis respectively. So अगर सैम x axis के along 10 मीटर पर सेकंड से मोशन कर रहा है, so हम लिख सकते हैं कि velocity of Sam is equal to 10I, where 10 stands for magnitude, I stands for the direction along x axis. So Sam is moving with 10 मीटर पर सेकंड towards positive x axis. यही मतलब है 10I मीटर पर सेकंड का। सो ये रहा हमारा यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन। अपने अगले वेक्टर की तरफ अगर हम चलें, पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है कि जब हम किसी वेक्टर में की पोजीशन को पूरे स्पेस में डिनोट कर रहे हैं। आप देखिए, आपके पास एक पॉइंट P है और उसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं x, y, z, और हमें उसका पोजीशन बताना है। सो हम अपने OP वेक्टर को लिख सकते हैं OP वेक्टर इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk। दिस इज व्हाट OP वेक्टर। आप पॉइंट P के और को ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या लिख सकते हैं, ये लिखने का तरीका पोजीशन वेक्टर कहलाता है। तो किसी वेक्टर के पोजीशन वेक्टर का डेफिनेशन क्या हुआ? ये वेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहां पे विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हमने शो किया है, इट इज कॉल्ड अ पोजीशन वेक्टर। माय डियर स्टूडेंट्स, पोजीशन वेक्टर की जरूरत पड़ती है हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने में, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले समय में जब हम मोशन इन 1D पढ़ेंगे, मोशन इन 2D पढ़ेंगे। सो आप पोजीशन ऑफ वेक्टर के बारे में पूरी तैयारी कर लीजिए। इस पर हम लोग आज जितनी भी डेफिनेशंस पढ़े हैं वेक्टर्स के टाइप
पूरे 8 टाइप हम लोगों ने पढ़ा है, इनको आप एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा, तब फिर हम लोग अपने अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।